हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे। अब निक्कू भैया है, आज क्या लाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। यानी कि हम यहां पे फॉर्मेट को जानेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के। यानी कि जब हम कंपनीज में होते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कहा जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी होता है। लोग मार्क्स के हिसाब से ये सोचते हैं कि अरे यार 4 नंबर का आना है, जब हम बोर्ड में थे, या एमसीक्यू पैटर्न में आना है तो हम सिर्फ हेडिंग पढ़ लेंगे। पर हेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइफ के लिए होता है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में आपको लाइफ बनानी है, या फिर अगर आपको मान लो मैनेजमेंट में जाना है, तो वहां रेशियोज निकालने पड़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। हर उस जगह पर यह चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको कर लिया तो इसके बाद आपको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में ज्यादा झंझट नहीं आती है, फिर अकाउंटिंग रेशियो में भी झंझट नहीं आती, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी समझने में आसानी हो जाती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सिर्फ एक फॉर्मेट या 4 नंबर की बात नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और इसी सीरियसली से इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज हमारे पास जो चीज है वो है बैलेंस शीट, इसका फॉर्मेट देखेंगे, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी हम फॉर्मेट देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं इस कार्य को। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको यह जानना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो है क्या। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम कहें तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि हम कहते हैं ना जैसे आप पॉलिटिक्स में सुनते होंगे, क्रोनोलॉजी को समझिए। तो हमने सबसे पहले बचपन की यादों में गए, बचपन की यादों में हम क्या करते थे, हम कोई भी चीज यानी कोई ट्रांजैक्शन करते थे। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो, उसको मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है, तो हम एक सोर्स डॉक्यूमेंट लेते थे। सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू या वाउचर्स के थ्रू हम क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते थे। देन जब जर्नल एंट्री हो जाती थी तो फिर उसकी पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर में पोस्ट होने के बाद हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद जो चीज बनाते थे वही है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग प्रोसेस की आखिरी सीढ़ी होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर मैं उस प्रोसेस की पूरी बात करूं तो आखिरी में जो सबसे लास्ट में बनाया जाता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, तो चलो उसको देख लेते हैं। तो दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम जो चीज जानते हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। ठीक है, अब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भैया सिर्फ यही 2 चीज आते हैं? नहीं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर और भी चीजें होती हैं। जैसे कि एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी, ध्यान रखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, इन रिलेशन टू अ कंपनी। अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं, इंक्लूड दी फॉलोइंग, तो ये चीजें इंक्लूड है, यानी टोटल 5 आइटम्स इंक्लूड है। सबसे पहला बैलेंस शीट है, चाहिए भैया बैलेंस शीट एज एट। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज एट। आपको यकीन नहीं होगा, या शायद अगर आपको पता होगा तो फिर पता ही होगा कि पहले एज ऑन वर्ड यूज किया जाता था, फिर अब एज एट। बड़ी रिसर्च हुई, बड़ा सोचा समझा, इंग्लिश की लैंग्वेज को समझने के बाद कहा गया कि नहीं, यहां पर एज एट ही अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो एज एट वर्ड ही यूज होना चाहिए। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे तो बैलेंस शीट में अब एज एट ही लिखा जाता है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, भले ही छिट्टू सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप नोटिस करना, कभी पुरानी बुक्स को खोल के तो वहां एज ऑन होता था, अब एज एट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो ये एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाया जाता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये भी बनाया जाता है। नाउ ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो फॉर द ईयर होता है। क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर, यानी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हो भैया, इसका मतलब कि बैलेंस शीट जो है ना वो एट एक डेट पर बनाई जा रही है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप बना रहे हो वो पूरे साल का बना रहे हो। जब भी आपकी कंपनी शुरू हुई उससे लेकर जो भी आपका पीरियड एंड हो रहा है, 31 मार्च हो रहा है तो, और लिक्विडेशन के केस में अलग पॉइंट है, लेकिन 31 मार्च जो तारीख है, ये जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड का जब आप बना रहे हो तो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा फॉर द ईयर होता है। क्या होता है, फॉर द ईयर होता है। अब एक पॉइंट आता है कि भैया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए, कंपनी के केस में हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। अभी भी अगर मान लीजिए कोई छोटे मोटे किराना स्टोर्स होंगे या कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा तो वो अभी भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर उनको रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो गया। पॉइंट यह है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर कोई भी कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग लिखकर ही बनाना है, क्योंकि अब हेडिंग ये हो गई है। नाउ इसके अंदर फिर तीसरा पॉइंट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ाई था, बताया हुआ ही, आपको पता होगा ही। कुछ चीजें जो नई है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमको पता है कि कंपनीज में क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, फिर वो बेच भी सकते हैं। अब देखिए, अगर लेट सपोज मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, आई एम द बॉस, अब वहां पर क्या हुआ कि भैया मैं बॉस हूं, मैंने अच्छे खासे शेयर्स रखे होंगे, जाहिर सी बात है 51% तो रखे ही होंगे, अदरवाइज डाइल्यूट हो जाएगा तो मेरी ओनरशिप जाने के भी चांस है, किसी ने अगर मुझसे ज्यादा ले लिए तो, है ना। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मैं कंपनी चला रहा हूं, बहुत मस्त चला रहा हूं, लेकिन अब अचानक से ना मैंने अपने 25% शेयर बेच दिए। आप क्या सोच रहे हो, क्यों बेचे होंगे मैंने, है ना। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं चाहता हूं कि और भी शेयर होल्डर्स आ जाएं, या मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं, जो भी वजह होगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक डाउट की वजह भी होती है। एक डाउट की वजह का मतलब यह होता है कि क्या कहीं कंपनी में मुझे पता चल चुका है कि भाई गड़बड़ खेल है, मार्केट में बेचो और निकल लो, कम से कम अपने पैसे सिक्योर कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स को समझते होंगे तो आपको पता होगा एक एनडीटी भी है, वो अब अदानी जी के, वो उसके ओनर बन गए। कितनी बड़ी न्यूज है ये, पता नहीं, नॉर्मल देखा जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है कौन ओनर है कौन नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए उसमें इंटरेस्ट है, उनके लिए पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये काफी समय तक न्यूज का हिस्सा था, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ सबके अपने अपने परसेप्शंस रहते हैं, सबके अपने अपनी थिंकिंग रहती है, तो उसके हिसाब से किसी ना किसी को उस न्यूज में कुछ ना कुछ तो रुचि रही होगी। तो ये कैसे पता चल पाया? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी यहां से पता चल जाता है कि भैया ओनरशिप कहां से कहां ट्रांसफर या कितने % किसके पास है। तो अब ये भी कंपनीज को दिखाना पड़ता है ताकि बैकडोर से कोई डीलिंग हो जाए तो वो भी जनता को पता रहे, यानी जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको पता रहना चाहिए। फिर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी कि जो भी एक्सप्लेनेशन की चीजें वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, जो भी आपके नोट्स बनते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब ये पांचों हिस्से बनते हैं तब जाके हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। किसके हिसाब से? सेक्शन 2 ऑफ 40, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है। अब कुछ चीजें हैं जहां पर ये नहीं भी होता है, जैसे कि 1% कंपनी अगर है, या स्मॉल कंपनी है, या डोरमेंट कंपनी है, तो इनको एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि इनको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। और वो चीज क्या है? वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इन लोगों को 1% कंपनी हो, डोरमेंट हो या स्मॉल कंपनी हो, इन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर वो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। इसका मतलब बेसिक पॉइंट यही है कि इसमें पांचों चीजें होंगी तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह देंगे। ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का आखिरी स्टेप है। ठीक है, चलो अब कुछ बातें थोड़ी एक्स्ट्रा जानने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है, कहां लिखा गया है ये बात कि भैया ऐसे ही बनाना है या इसी के हिसाब से आना है, तो वो लिखा गया है सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, इसके अंतर्गत हमसे ये साफ साफ कहा गया है। अगर आप सीए की फील्ड में होंगे तो ये वर्ड बहुत बार सुनेंगे। देखिए कौन सा वर्ड, शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि आपको सेक्शन 129 में साफ साफ कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनानी है आपको, वो ऐसी बनानी है जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे कंपनी के बारे में। साथ में शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। एंड अगर अभी तो आपको नहीं पता होगा या 11th में अगर आपको ध्यान होगा या आपके टीचर्स ने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार WDP का फॉर्मूला यही क्यों है, SLM का फॉर्मूला यही क्यों है, ये चीजें लिखी कहां गई हैं? तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखी गई हैं, है ना। तो हम वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, जैसा लिखा गया हम वैसा करते हैं। पर ये बात कहां लिखी गई है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेंगे? शैल कंप्लाई विद नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। ठीक है, तो 133 में ये बात बोली गई है, तो सेक्शन 129 भी ये बात कहता है कि जो भी 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोले गए हैं उसके साथ ही कंप्लाई करना है। ठीक है, नाउ शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम गिवन इन शेड्यूल 3। अभी शेड्यूल 3 का मतलब ये होता है कि जब हमने फॉर्मेट बनाया तो फॉर्मेट में कई सारे शेड्यूल्स होते हैं, तो शेड्यूल 3 में ये बातें बताई गई हैं। कौन सी? कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है, तो वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये सेक्शन 129 हमसे कहता है, ठीक है, कि हमें भैया स्टेट ऑफ अफेयर्स जो कंपनी के हैं वो ट्रू एंड फेयर बताने हैं। सेक्शन 133 के हिसाब से जितने भी एस लगते हैं उसके साथ कंप्लाई करना है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो फॉर्मेट है ये शेड्यूल 3 में दिया गया है, तो उसी के हिसाब से हमको बनाना है। नाउ क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भैया ये आखिर हम बना क्यों रहे हैं, क्या फायदा है इसका? चलो इतनी माथापच्ची कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने इतना कुछ लिख लाख दिया है और हमको फॉलो भी करना ही पड़ेगा, पर क्यों? तो ये देखिए, सबसे पहला टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन,
यानी कि अगर आपको जानना है भाई कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप, कितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी, तो आपको बनाना पड़ेगा ना, बिना बनाए कैसे पता चलेगा। अगर आपको जानना है कि आपका पैर अंगद की तरह अड़ा हुआ है बिजनेस वर्ल्ड में या फिर डुन 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 करके हिल रहा है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, तो फिर जाहिर सी बात है आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ना। अगर बैलेंस शीट बनानी है, आप कंपनीज हो, तो इस एक्ट के हिसाब से बनानी पड़ेगी, ठीक है। और हम तो चाहते हैं ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू हमें पता चले। जैसे लेट सपोज अगर मैं मान लीजिए किसी कंपनी पे भरोसा करता हूं, उसका प्रोडक्ट लेता हूं, कल को पता चला कि भाई वो खराब बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोको कोला में कुछ मिल जाता है तो फिर उनकी सेल गिर जाती है। इनफैक्ट रोनाल्डो जी ने एक बार वही ऐसे साइड कर दिया तो पता नहीं कितनी ही सेल गिर गई थी। तो ऐसा होता है ना, तो हम भी तो किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको सच्चाई जाननी होती है। तो सच्चाई जानने के लिए बनाना पड़ेगा ना, बनाने के लिए इस एक्ट के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। तो ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ताकि सबको सही पता चल पाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मेट देखना। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला फॉर्मेट है वो है बैलेंस शीट। येलो कलर ही रहने देते। वो कहां बताया गया है? शेड्यूल 3 में बताया गया है। ये एमसीक्यू के उसमें आ सकता है ना। शेड्यूल 3 में बताया गया है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट है वो भी देखते हैं। तो शेड्यूल 3 प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 में ये दोनों बातें बोली गई हैं। इसके अंदर क्या है? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनीज मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर द फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। यानी इसमें बोला गया है कि दोनों ही बातें आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनानी हैं, दोनों ही चीजें। नाउ शेड्यूल 3 डज नॉट ऑफर एनी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। प्लीज इसको याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू का सवाल बन सकता है कि भैया जी शेड्यूल 3 में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी इधर और हमारा एसेट इधर नहीं, सीधा लाइन बनता है, ठीक है। द न्यू वर्टिकल फॉर्मेट इज एज फॉलोज। तो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं है तो कैसा फॉर्मेट है? वर्टिकल फॉर्मेट है, सीधी लाइन जैसी, है ना, 90 डिग्री का समझ लीजिए आप। ओके, अब वो है कैसा तो वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी यहां ध्यान दे दीजिएगा कि फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1 के हिसाब से होता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूरा पूछे कि भाई बैलेंस शीट का क्या पूरा फॉर्मेट है जिसके हिसाब से बनता है, तो आप बोलोगे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आपका पूरा फुल आंसर है कि इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनती है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए नेम ऑफ द कंपनी आप लिखोगे, फिर बैलेंस शीट एज वर्ड एट, ठीक है। नाउ अब कई बार लोगों को ये डाउट हो जाता है कि भैया यार हम जब बनाते थे ना तो बैलेंस शीट यहां लिखते थे और प्यारा सा सुंदर सा बनाकर यहां लिख दिया करते थे, तो क्या ये साइड में भी चल जाता है? तो जी हाँ, नाम कहीं भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली लोग बीच में लिख देते हैं, अदरवाइज यहां भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली या सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आती है बारी फॉर्मेट की। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले होगा पर्टिकुलर्स, यानी आपके आइटम्स के नाम। देन उसके बाद आपका आता है नोट नंबर, जहां पे आप नोट डालोगे। देन उसके बाद आपके पास आता है फिगर्स एट द करंट ईयर और फिगर्स एट द प्रीवियस ईयर। नॉर्मली जो भी बैलेंस शीट कंपनीज के अंदर बनती है उसमें 2 साल की फिगर्स हमेशा रहती हैं। आप अगर चाहें तो 11th क्लास में या अभी 12th क्लास में भी आपको शायद मिल ही गया होगा, जो आपको प्रैक्टिकल फाइल्स मिलती है बनाने के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं और उसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट लेकर आते हैं ना। पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं तो स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग रिपोर्ट लेकर आते हैं और फिर उसके ऊपर हम सब कुछ बनाते हैं। तो वो जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है आपने उसको भी देखा होगा, तो उसमें 2 ईयर्स का ही ये रहता है, ठीक है। चलिए अब बारी साइड की आइटम देखने की है, तो इनको झटाझट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेन हेडिंग आएगी। ध्यान रखिएगा जो सबसे मेन हेडिंग है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी है। क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर हेडिंग्स है। अब इनके अंदर की हेडिंग्स को ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डर्स फंड, क्या हेडिंग है? शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो भैया इसके अंदर है सबसे पहले शेयर कैपिटल। क्या है? शेयर कैपिटल, यानी कि ये एक अलग हेडिंग हो गई। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ये एक अलग हेडिंग हो गई। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी एक अलग हेडिंग हो गई, जो कि शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आता है। शेयर होल्डर फंड किसके अंदर आता है? तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आता है। तो ये हमारा सुपर मेन हेडिंग, ये मेन हेडिंग और फिर ये सब हेडिंग है। फिर इसके अंदर आइटम्स आते रहते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अभी पहले ऊपर से देख लेते हैं जो जो मेन हेडिंग है। फिर दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए फर्स्ट के अंदर हमारे पास 3 चीजें थी, ठीक है। फिर सेकंड आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर हमारे पास 2 है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक है हमारे पास करंट लायबिलिटी, ठीक है।
नॉन करंट लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा के होते हैं, करंट लायबिलिटी जो 1 साल के कम के होते हैं, और एक ऑपरेटिंग साइकिल का केस बनता है, वो हम समझेंगे जब इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में कितना आता है, तो एक होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो लंबे समय के लिए उधार लिया गया हो, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है, ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता नहीं है तो नॉर्मल वे में समझेंगे, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जो साल से ज्यादा के प्रोविजन हो गए वो इसके अंदर आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो 12 महीने से कम है, ट्रेड पेबल्स यानी ट्रेड पेबल्स में हमारा क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों आते हैं, फिर अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड हो गई। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर कोई आइटम दे दिया डिवेंचर और आपसे पूछ लिया भैया कहां आएगा, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर ऑप्शंस आपको इस हेडिंग के मिल रहे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड या नन, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी हेडिंग चल रही है तो भैया नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में डालना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो फिर जो आपका आंसर होगा, तो फिर आंसर आपका ये वाला होगा। तो ध्यान रखिएगा एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन और ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं उसके बेसिस पर भी आंसर तय होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो थ्योरी में पढ़ रखा था मेन हेडिंग ये होगी, सब हेडिंग ये होगी, हाँ ये आइटम का आंसर हो जाता है, नहीं, यहां पे ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आंसर पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा लायबिलिटी साइड है। बेसिकली देखा जाए तो भैया इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इसके अंदर 4 हेड्स हैं। 4 हेड्स में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स है, फिर एप्लीकेशन पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट है, देन उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी है और फिर करंट लायबिलिटी है। ये तो 4 हेड हो गए। अब इसके अंदर क्या है, तो भैया शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट वाला चीज है। फिर शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ भी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 हेड्स हैं आपके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, देन उसके बाद अदर नॉन करंट अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लायबिलिटीज कह देंगे आप उसको, बोरोइंग नहीं कहेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर उसके बाद आपके करंट लायबिलिटीज में 4 है, शॉर्ट टर्म, ट्रेड पेबल्स, अदर, और उसके बाद लास्ट में आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आइटम्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है किसकी, टोटलिंग करने की। तो यहां पर आपका टोटल आएगा। जैसे ही यहां पर आप टोटल लिखोगे, यहां पे आपके नोट नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये तो अपने को पता है। जैसे ही आप यहां पर टोटल लिखोगे, फिर चले जाओगे एसेट साइड के ऊपर, चेक करेंगे कि एसेट साइड में क्या क्या चीज आती है। तो चलिए एसेट साइड पे चलते हैं। तो एसेट साइड में बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन हेडिंग एसेट्स है, और इसके अंदर 2 मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ज्यादा आइटम है, फिर करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपके पास आता है पहले फिक्स्ड एसेट, इसको अब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये AS10 के अंदर आता है। ठीक है, तो मेन हेडिंग आपकी ये हो गई। इसके अंदर 4 चीजें हैं, कौन कौन सी भैया, पहली तो टेंजिबल है, दूसरी इंटेंजिबल, तीसरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और चौथी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स। यानी कि ये पूरा अगर मिला दिया जाए, ये अगर पूरा मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, नॉन करंट एसेट बन जाता है। अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात की जाएगी तो सिर्फ ये 4 चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और ये अपने आप में ही हेड्स हैं। ओके, चलिए फिर करंट एसेट्स के अंदर भी आपके पास 6 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है और अदर करंट एसेट्स है। तो इसके अंदर ये हमारे 6 हेडिंग्स बनते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, इन आइटम्स के बारे में अब थोड़ा सा हम जानते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको ये फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि आगे जो इसके बाद चैप्टर्स आते हैं जैसे कि अकाउंटिंग रेशियो है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो वहां पर अगर आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आता है, क्योंकि वहां फॉर्मूले यूज होंगे। अब किसी ने पूछ लिया भैया शेयर होल्डर फंड क्या होता है, अब हमको पता ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो पता होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास 3 चीजें हैं, सबसे पहले शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिर शेयर वारंट। ठीक है, तो स्टार्ट करें, इनके अंदर के आइटम्स को अब हम समझकर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर जो सबसे पहले है आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर आता है आपका शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए शेयर कैपिटल मतलब दोनों चीजें, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मेट आता है, ये हमने वैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप किसी चीज को एक बार अच्छे से पढ़ लो ना तो आगे चल के दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपने इसको कंपनीज वाले में पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर होता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल है, सबसे पहले क्या होता है भैया मैक्सिमम लिमिट दिखाई जाती है,
उसको क्या बोलते हैं भैया, ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, वेरी गुड। तो ये देखिए ये ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गया, ठीक है। फिर भैया ये तो मैक्सिमम लिमिट होती है, इसमें ना फिर इसके बाद कुछ कुछ करके आप इशू करते हो, इकट्ठे भी कर सकते हो लेकिन नॉर्मली एक बार में नहीं करते हैं, कुछ कुछ करके करते हैं, यानी इशू करते हैं। तो इशू यानी कि इशूड कैपिटल आता है भैया, है ना। देन उसके बाद भैया जब आप इशू करोगे ना तो लोग या तो कुछ लेंगे या तो नहीं लेंगे। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल में चला जाएगा। पर भैया इसके अंदर भी दो पॉइंट आते हैं कि हो सकता है कि किसी ने पूरा ही सब्सक्राइब कर लिया, किसी ने कुछ रह गया। तो यानी सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप भी होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप भी होगा। वो किसके अंदर आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आएगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आता है, ए और बी, ठीक है। अब हमने हेडिंग जान ली, अब थोड़ा सा इसके अंदर की जानते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल, अगर आपके पास दो प्रकार के शेयर्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो दोनों आएंगे यहां पे। इक्विटी अलग आएगा, प्रेफरेंस के लिए अलग लिखा जाएगा, ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग आएंगे। ऐसे ही इशूड कैपिटल में भी इक्विटी एंड प्रेफरेंस अलग आएगा, ऐसे ही सब में इक्विटी एंड प्रेफरेंस अलग आएगा। यानी इक्विटी अलग, प्रेफरेंस अलग। हाँ, इसकी टोटलिंग यहां पर होगी और फिर वो जाएगी अपने शेयर कैपिटल में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज होती है ये हाथी के दांत है दिखाने के। इशूड कैपिटल भी जो है वो हाथी के दांत है दिखाने के, यानी ये बताने के लिए होती है इंफॉर्मेशन कि भैया क्या क्या है। इसका आपके शेयर कैपिटल की टोटलिंग में कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पर जब आप वैल्यू लिखेंगे तो यहां पर उस वैल्यू को नहीं लिखेंगे। क्या कहा मैंने, जब आप इस शेयर कैपिटल में जो वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू में आपकी ऑथराइज या इशूड कैपिटल नहीं होती है। ये सिर्फ दांत दिखाने के लिए है, बताने के लिए है यूजर्स को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। तो टोटलिंग किसकी आती है, तो इनकी टोटलिंग आती है, इनकी टोटलिंग आपके शेयर कैपिटल में जाती है। अब इसके अंदर क्या है, तो देखिए लेट सपोज अगर मैंने 5000 शेयर्स मांगे और 10 के 10 रुपए मिल गए, 5000 शेयर्स थे, 10 रुपए चाहिए थे, मिल गए, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आ जाएंगे वो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने 5000 शेयर्स मांगे, मतलब सब्सक्राइब किए, लेकिन पे अभी तक मैंने सिर्फ 9 ही किया, तो यानी 1 रुपए नहीं हुआ, तो यहां पर आ जाएगा वो, ठीक है। 1 रुपए अगर सामने वाले ने दिया नहीं है तो कॉल सिनेरियर में आएगा। अगर मैंने मांगा ही नहीं है तो यहां कॉल्ड अप वाली वैल्यू आ जाती है। 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ रुपीज कॉल्ड अप ₹7, तो ये आपका यहां पर पता चल जाता है। अगर आपने मांग लिए हैं 10 और भी कॉल सिनेरियर है तो फिर 9 रुपए आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपने नहीं मांगे तब भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, या फिर सामने वाले ने नहीं दिए तब भी वो इसी के अंदर आएंगे। अगर सामने वाले ने नहीं दिए तो वो कॉल्स इन एरियर में आकर माइनस होंगे, ये एक पॉइंट है। अब आता है शेयर फॉर फीचर, तो शेयर फॉर फीचर हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये कौन सा शेयर फॉर फीचर होता है, जो सबसे पहली एंट्री होती है ना हमारी रीइश्यू से पहले वाली अमाउंट, कि जो हमको पैसा मिल चुका है, क्योंकि जो भी पर्सन देगा हम उसके शेयर को फोरफिट करके उसके पैसे हटा देंगे, उस पे जो पैसे मिल गए वो तो वापस दिखाने पड़ेंगे ना। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट ये वो वाला है। फिर हम इसकी टोटलिंग करते हैं और यहां रख देते हैं। नोट में आपको ध्यान रखना है कि अगर इक्विटी है तो उसको अलग से दिखेंगे, प्रेफरेंस है तो उसको अलग से दिखाएंगे, टू बी शोन सेपरेटली। हाँ, टोटलिंग के वक्त इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर जाकर फिर आपको इक्विटी और प्रेफरेंस का अलग से अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप यहां पे टोटलिंग कर दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको अलग ही दिखाना है इक्विटी और प्रेफरेंस का। तो ये नोट के अंदर पॉइंट था। ये तो अपना पुराना ही है, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा या कोई भी और टॉपिक्स पे आपको चाहिए तो प्लीज उसके लिए आप कमेंट कर देना, ताकि फिर मैं उस पर ध्यान दूंगा और फिर हम वो टॉपिक लेकर आपके लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है तो प्लीज उसका कमेंट आप जरूर करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जितना भी कमाया सबको यहीं पाया। तो जितना भी आपने प्रॉफिट के रूप में कमाया है, किसी भी वे का प्रॉफिट होगा, वो सब यहीं पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले है कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पैसा कमाना जो आपके कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स में से था। जैसे कि एग्जांपल के लिए गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हमारा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बेचकर मैंने कुछ पैसा कमाया। ये मेरी रेगुलर इनकम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व के अंदर आता है। इसके और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, आपने किसी का बिजनेस परचेज किया उसमें अगर आपको कोई फायदा हो गया, या फिर कोई आपने फॉरफीचर शेयर रीइश्यू किया उसमें कोई फायदा हो गया, या रिडम्पशन और डिवेंचर के वक्त कोई भी फायदा हो गया आपको, यानी किसी भी कैपिटल नीचे के आइटम के वक्त आपको कोई भी फायदा हुआ तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा।
देन उसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स हैं, यहाँ पे अगर रिडम्पशन के वक्त कुछ आपका रिजर्व बनता है तो, या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये तो हमें पता ही है, शेयर्स की प्राइस अगर हमारी ज्यादा हो जाती है तो हमें रिसीव होता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अगर हमने डीआरआर बना रखा है तो उसके लिए भी भाई वो डीआरआर बना दिया है तो अलग से भी तो यहाँ दिखाया जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, जो भी आपके एसेट्स की वैल्यू का ऊपर नीचे होने पर जो फायदा होता है वो आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में आ जाता है। देन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये थोड़ा सा नया है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास रिजर्व्स विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इशूड टू एम्प्लॉइज अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यानी कि आपको पता होगा हम ईशॉप शेयर इशू करते हैं, ईशॉप का मतलब होता है अपने इंप्लॉइज को शेयर्स इशू करना। अगर हमको लगता है कि इंप्लॉय बहुत अच्छा है या हम चाहते हैं कि उसको हम होल्ड करके रखें अपने पास, तो कई बार कंपनीज ना अपने शेयर्स को इशू कर देती है। किसको इशू कर देती है? इंप्लॉइज को इशू कर देती है। पर अब भाई इंप्लॉय को अगर आप इशू कर रहे हो तो क्या आप फ्री में करते हो या कैसे करते हो? तो उसके लिए कई बार रिजर्व्स बनाए जाते हैं, तो ये पैसा यहां पर डाला जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि या तो फिर आप क्या कहोगे कि इंप्लॉय से कहोगे कि भाई आपको कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशंस है। इसमें कंडीशंस बहुत सारी होती हैं। अगर आप सीए में जाओगे तो इसका पूरा अच्छा खासा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और उसमें आपको इंडियस, अब क्योंकि अब इंडियस का जमाना आने वाला है तो इंडियस भी इसके ऊपर है, तो उसमें बहुत सारा डिटेल्ड में। बेसिक पॉइंट आप ये समझिए कि जब मैं इंप्लॉय को अपना शेयर दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है एक मेरी मार्केट वैल्यू होगी और एक इशू प्राइस होगी जो मैं इंप्लॉय को दे रहा हूं। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसके लिए अगर हमने रिजर्व बना रखा है तो वो यहां पर आ जाता है। देन उसके बाद अदर रिजर्व्स, जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड टू जनरल रिजर्व्स ओनली, तो अदर रिजर्व्स में जो भी रिजर्व्स है जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी रिजर्व्स को आपको पर्टिकुलरली इस्तेमाल करना पड़ता है, उनका अलग अलग नाम है। इस रिजर्व को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये भी इसके अंदर आता है। फिर मेन चीज जो अभी तक आपने नहीं सुनी वो क्या है? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी पैसा बचता है तो फिर वो आपका यहां पर आएगा। लेकिन एक पॉइंट है जो ध्यान रखना है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर्स, ट्रांसफर टू और फ्रॉम रिजर्व्स। यानी कि अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम बनाते हैं भैया प्रॉफिट पे लगता है टैक्स टैक्स के बाद बचता है, फिर हम उसको ना थोड़ा सा पैसा इधर, थोड़ा सा पैसा उधर, थोड़ा सा पैसा उधर बचा लेते हैं अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए। तो आपको यहां पर जो प्रॉफिट लेना है, सरप्लस जो बैलेंस का यहां आएगा, यहां पे सब आफ्टर एप्रोप्रिएशन आएगा। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोटिस करना है, ठीक है? क्या? Schedule 3 does not provide for preparation of profit and loss appropriation account. This means the appropriation account should be presented in notes to accounts. यानी कि अगर आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, क्या कहा मैंने? अगर आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो मतलब आपका प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, उसके बाद आप यहां भी बांट रहे हो, यहां भी बांट रहे हो, डिविडेंड के रूप में कुछ दे रहे हो या कोई और रिजर्व्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये एक तरीके का एप्रोप्रिएशन है ना? अब ये एप्रोप्रिएशन शेड्यूल 3 में नहीं कहा गया है। आपके ना फॉर्मेट में है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, ना बैलेंस शीट के कहीं फॉर्मेट में है। ये आप अपनी अवेलेबिलिटी, ताकि इंफॉर्मेशन आपको रहे, आपको एक जानकारी रहे, ताकि कभी भी कोई जरूरत होगी तो आप समझ जाओगे ना, अच्छा यहां पैसे ट्रांसफर किए थे मैंने, ठीक है? तो इसके लिए आप बना रहे हो, तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट होगा, ठीक है? वैसे मुझे पता नहीं कितना डिटेल क्वेश्चन आएगा कि नहीं, पर अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंपनी बना रही है, ठीक है, तो वो नोट्स का पार्ट होगा, शेड्यूल का पार्ट नहीं है। शेड्यूल 3 में भैया पार्ट 1 में आपके पास बैलेंस शीट है, पार्ट 2 अभी हम पढ़ेंगे, उसमें आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहीं भी नहीं है, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट होगा, ठीक है? ओके। अब भैया ये तो प्रॉफिट के केस हो गया, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या करें? तो डेबिट बैलेंस हमेशा इसमें से माइनस होंगे, जो भी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, या प्रीमियरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे उसमें से माइनस होते हैं, ठीक है? तो डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शोन एज नेगेटिव। कैसा दिखाई देगा? ये नेगेटिव दिखाई देगा, ठीक है? समझ रहे हो आप? डन। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा खत्म। अब बारी आती है आखिरी की, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये क्या होता है भैया? तो बहुत छोटी सी चीज है कि लेट सपोज कि आप किसी को शेयर इशू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ये यार सही बंदा है, इसको मैं अपने कंपनी के शेयर्स दे सकता हूं, तो ऐसे केस में आप उनको दे देते हो शेयर वारंट, ठीक है? ऐसे एक डब्बा होगा जिसमें बस ये लिखा होगा ये शेयर वारंट है। इस पे कुछ कंडीशन होंगी। कंडीशन क्या होंगी कि इतने टाइम के बाद ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब उस इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया जाता है? रिसर्चर्स ने कहा इसको शेयर वारंट बोल दो, ठीक है? तो इसलिए हम इसको शेयर वारंट बोलते हैं। अब इस पे आपने पैसा तो लिया है, कुछ समय बाद ये शेयर्स में कन्वर्ट भी होगा, तो ये किसका पार्ट हो गया? एक तरीके से शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो गया। शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं हुआ, याद रखिएगा, शेयर कैपिटल अलग से है। शेयर कैपिटल हमारे पास अलग से है,
ये देखिए शेयर कैपिटल अलग है, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड आ गया, शेयर अमाउंट्स अलग है। क्यों है? क्योंकि पैसा तो रिसीव हुआ तो ये शेयर होल्डर फंड का तो पार्ट हुआ, लेकिन शेयर कैपिटल का नहीं हुआ क्योंकि अभी शेयर्स में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। जब कन्वर्ट होगा तो फिर भैया यहां से जाके यहां चला जाएगा, उतने पैसे जितने भी होंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए ये अलग है। हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन जब हम समझाते हैं तो हर बात समझानी पड़ती है ना, ताकि आपको याद रहे। किसी ने पूछ ही लिया डीपली तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो शेयर वारंट क्या है? एक तरीके का शेयर है जो कि कुछ समय बाद कन्वर्ट होगा। तो एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि ये शेयर्स में कन्वर्ट होगा, कुछ कंडीशंस होंगी, जब वो फुलफिल हो जाएंगी तो ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है? नाउ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि भैया एप्लीकेशन में आपको पैसा रिसीव हो गया है, अभी आप उनको अलॉट करोगे तो वो इसमें आएगा। ये एकदम अलग हेड है, शेयर होल्डर फंड के अंदर भी नहीं है क्योंकि अभी आपने अलॉट किया ही नहीं है, तो ये एकदम अलग हेड है। फर्स्ट हेड शेयर होल्डर फंड जिसके अंदर 3 थे, अब शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट वाला अलग हेड है, ठीक है? फिर अब उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज का सीधा पॉइंट यह है कि भैया जो करंट लायबिलिटी नहीं होती वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और नॉर्मल समझना तो जो भी लायबिलिटी आपको 1 साल के बाद पे करनी है वो सारी नॉन करंट लायबिलिटी आपकी बन जाएंगी। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब आपने उधार लिया है लंबे समय के लिए, जैसे डिवेंचर होता है, बैंक लोन होता है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया, लेकिन आप उसको पे क्या करोगे? लंबे समय के बाद करोगे। 1 साल से ज्यादा लंबा समय का मतलब ऐसा नहीं है कि 6 साल ही होने चाहिए, 5 साल ही होने चाहिए, 3 साल ही होने चाहिए। 1 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। इसके अंदर नाम आ जाते हैं डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये मोस्टली आपसे पूछा तो नहीं जाता आपके लेवल पे, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए, और जब आ गया है तो पता ही कर लेना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि एक होता है एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एक होता है आपका कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के रूल्स के हिसाब से आप अलग ट्रीटमेंट करते हो और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप अलग ट्रीटमेंट करते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं कह देता हूं कि डेप्रिसिएशन का जो मेथड है, जो इनकम टैक्स एक्ट ने कह रखा है, वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड कह रखा है, ठीक है? तो वहां पे अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जब रिटर्न आप भरते हो अपनी, जिसपे आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, वो जब आप भरोगे तो उसमें आप डेप्रिसिएशन का सिर्फ WDV मेथड ही यूज कर पाओगे, ठीक है? तो इनकम टैक्स एक्ट जो है अपना 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो यहां पर आप WDV मेथड ही यूज कर पाओगे। पर कंपनीज एक्ट आपसे कहता है, कंपनीज एक्ट आपसे क्या कहता है? कंपनीज एक्ट आपसे कहता है कि भैया आप या तो SLM यूज कर लो या WDV कर लो, ठीक है? तो अगर आपने SLM यूज किया तो भैया यहां पर अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देगी, प्रॉफिट्स में भी अंतर होगा क्योंकि अमाउंट्स में डिफरेंस आ जाएगा, और इनकम टैक्स एक्ट में अलग दिखाई देगा। जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब जब डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स एक्ट अलग जाएगा और आपका जो कंपनीज एक्ट है वो अलग जाएगा। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं, फिर क्या होगा कि 1-2 साल बाद या जब भी आपका ये होता है तो ये प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाता है, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं, मतलब उतना अंतर नहीं दिखता जितना हम सोचते हैं। तो अल्टीमेटली लेकिन तो इनिशियली कुछ ईयर्स में आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा और इसमें काफी सारे डिफरेंसेस अमाउंट की वजह से हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो इनकम है ना, ये हमारी अकाउंटिंग इनकम कहलाती है, ठीक है, एज पर अकाउंटिंग, और ये जो है ये हमारी इनकम कहलाती है जो टैक्स के अंतर्गत होती है, तो इसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो टैक्सेबल इनकम आपकी अलग आ सकती है और अकाउंटिंग इनकम आपकी अलग भी आ सकती है। अब मन में सवाल आता है कि भैया इतनी माथापच्ची करते क्यों है यार, इससे अच्छा इसको करे ही नहीं, हम सब कुछ ही इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बना दे। तो देखिए क्या होता है, आपके पास 2-3 रूप है। एक है आपका टैक्स भरना, एक है आपका दूसरे लोगों को देखना भी तो है ना, आपके इंटरेस्टेड पार्टीज को भी तो देखना है। लेट सपोज इन्होंने कोई एक्ट बनाया है और उसके हिसाब से आपकी फिगर्स अलग आ रही हैं, इसके हिसाब से फिगर्स अलग आ रही हैं, तो आप तो उसी को चूज करोगे ना जिससे आपकी मार्केट में दबदबा रौला बना रहे। तो कई बार कई वजह होती है, मैं एक नॉर्मल मजाक के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि भैया इसके बीच में डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस होता है तो मेरे ऊपर अगर कभी कल को लायबिलिटी आने वाली है, ठीक है, एक्स्ट्रा पे करने की, तो वो क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कि मैंने अभी टैक्स की लायबिलिटी को डेफर्ड करके रखा है, अगली साल पे करना पड़ सकता है, तो इसीलिए यहां पर बोला जाता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया
इस साल तो ठीक है, अगले साल तो मुझे फिर ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, तो आपके लिए क्या हो गया, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गया। इसी का उल्टा कर दे तो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, जो कि अपने करंट एसेट्स में आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, यानी आपका टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ेगा, इस समय आपने ज्यादा पे कर दिया तो अगली बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि ओवरऑल में ये एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जिस ईयर में भी ऊपर नीचे हो रहा है उस ईयर में आपका लायबिलिटी या एसेट बनेगा। जब आपको पे करना पड़ेगा तो लायबिलिटी है, जब आपको नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ रिफंड का चांस है, तो एसेट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या है, जो बाकी बच जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब आपको पता है कि हमने इशू विद रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, तो उसमें कई बार हमें पता होता था कि अरे यार 4 साल बाद ना हमें प्रीमियम पे करना पड़ेगा, चलो इसी साल उसको बुक कर देते हैं लॉस के अंदर, है ना। इशू ऑफ डिवेंचर हमने एंट्रीज की हुई है, तो जब आप उस लॉस को बुक कर रहे हो, बुक उसको आज कर रहे हो, लेकिन पे तो 4 साल बाद करोगे, तो ये एक तरीके से क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, जो कि बाद में पे करना है। पर क्या ये मैंने उधार लिया है, नहीं, तो इसलिए इसको अलग से दिखाएंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में पे तो करना ही है, पर मैंने उधार नहीं लिया है। जो उधार लिया है डिवेंचर, वो तो मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, लेकिन ये जो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है वो मेरे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जाएगा। और एग्जांपल प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ले लीजिए। तो इस टाइप के जो भी होते हैं, जो कि आपको 12 महीने के बाद पे करना है, लेकिन आपके लिए ये लायबिलिटी तो है, तो ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीज आती है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जहां पर भी हमें लगता है कि यार कुछ अनसर्टेनिटी है, इसका ऐसा हो सकता है, इसका वैसा हो सकता है, तो हम प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, हमें लग रहा है कि डेटर का ना मूड कुछ सही सा नहीं लग रहा, लग रहा है 10% डूब जाएंगे, हमें लग रहा है, अभी क्लियरली नहीं हुआ, सर्टेन नहीं हो गया, अनसर्टेनिटी है, पर यकीन हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, ट्रू एंड फेयर व्यू पढ़ा था ना हमने ऑब्जेक्टिव्स में, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो भाई जब मेरा ही मानना है कि ये 10% नहीं चुका पाएंगे, तो एटलीस्ट मैं अपने यूजर्स को भी तो बताऊं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये 10% नहीं चुकेंगे। तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, प्रोविजन बनाते हो। या आपको टैक्स पे करना है, तो अभी तो आपने नहीं पे किया, पर आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो आपने एक प्रोविजन बना लिया, तो भैया वो यूजर्स को भी तो बताया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये सारे प्रोविजंस भी आपको दिखाने होते हैं। अगर ये 1 साल से ज्यादा के हैं तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होंगे, वरना शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे। तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव्स या प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ये सारे 1 साल से ज्यादा के होते हैं। अगर वारंटी आपकी 6 महीने की है तो यहां नहीं आएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, लॉन्ग टर्म में 12 महीने से ज्यादा है, 12 महीने से कुछ भी कम है, वो सब शॉर्ट टर्म में चला जाएगा, ठीक है। ग्रेच्युटी है या बाकी जो अर्न लीव्स मिलते हैं, ये हमेशा आपको साल के बाद ही मिलते हैं, तो इसमें 1 साल से ज्यादा के प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटी में क्या, अ लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहे हैं तो भैया उसको हम लायबिलिटी कह देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आने के चांस है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सबसे पहले तो यह है कि भैया ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के नॉर्मल साइकिल में ही सेटल्ड हो जाएंगे, तो भैया ये करंट लायबिलिटी है। दूसरा, इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेड, इट इज अ लायबिलिटी विच द कंपनी होल्ड्स विद इन एन इंटेंशन टू ट्रेड। यानी कि ये हमने रखा क्यों है, ताकि हमारे ये कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड है। अगर ट्रेड से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा। नाउ इट इज ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ्स। ये भी एक पॉइंट है कि भैया ये जो लायबिलिटी है ना, ये 12 महीने के अंदर ही सेटल्ड हो जाएगी। हमने कहा अच्छा जी ठीक है, अगर 12 महीने के अंदर सेटल्ड हो जाएगी तो करंट लायबिलिटी बना दो यार, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, बैलेंस शीट डेट से जो आपकी रिपोर्टिंग डेट है, तो उसमें 1 साल के अंदर अंदर ही ये खत्म हो जाएगा, तो फिर आप इसको करंट लायबिलिटी में रख सकते हो। नाउ इफ अ लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन अ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ये पॉइंट हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ये क्या पॉइंट है, ठीक है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, तो मैंने टिक लगा दिया, आपको ध्यान रखना है। क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट विल बी कॉल्ड करंट लायबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी मे बी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और मोर। अब पॉइंट ये आता है कि भैया जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है ये क्या है ना, इसके अंदर क्या बात है, तो अभी हम देखते हैं थ्योरी में। पहले समझ लीजिए, एज पर शेड्यूल 3 के हिसाब से एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग and their realization in cash or cash equivalent, where the normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have a
ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। यानी कि अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूं एक नॉर्मल लहजे में, नॉर्मल शब्दों में, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, यहां से जाते हो, एक माल खरीदते हो, यानी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, ये किसी की कंपनी है, यहां से आपने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। फिर रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इस पे आप कुछ कुछ वर्क करते हो, है ना, जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल खरीद के छोड़ थोड़ी दोगे, उस पर कुछ ना कुछ वर्क करोगे, यानी कि फिर वो कुछ आधा बना होगा, कुछ पूरा बना होगा, तो ये WIP में आएगा। फिर WIP के बाद थोड़ा सा और काम करोगे तो यहां पर आपके पास फिनिश गुड्स में आ जाएगा, ठीक है, जब आप फुल्ली वर्क कर लोगे, जब आप फुल्ली वर्क कर लोगे इसके ऊपर, है ना, जैसे हमने कॉटन लिया, कॉटन में कुछ आधा शर्ट बन गई, आधी बची हुई है, जब पूरी शर्ट बन गई तो फिनिश गुड्स। फिर फिनिश गुड्स को आप क्या करोगे, सेल करोगे, ठीक है, सेल करोगे तो फिर एक कस्टमर बनेगा, कस्टमर डेटर भी हो सकता है, यानी कि ये जो पूरी साइकिल है, फिर आप खरीदोगे, फिर ये करोगे, तो ये जो पूरी साइकिल है, ये हमारा साइकिल का जो पहिया होता है, हमारा साइकिल का जो प्यारा सा पहिया होता है, बस वैसा ही ये है, ठीक है था ना, ऐसे अपन यूं 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 पांव चलाते हैं पूरा गोल, तो बस यही ऑपरेटिंग साइकिल है। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है, हो सकता है कि ये पूरी प्रोसेस आप 12 मंथ्स में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट कर लीजिए, पर यह भी तो हो सकता है कि ये 12 महीने से ज्यादा हो। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें वो आपको बताएगा कि भैया ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कितने महीने की है। तो यहां पर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, इवन 15 है, 16 है, 18 है, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो करंट लायबिलिटी इस पॉइंट पे डिसाइड होगी। पर किससे रिलेटेड? करंट लायबिलिटी से रिलेटेड में, सारे आइटम्स नहीं, जो आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आती हैं चीजें, वो सारी इसके अंदर आएंगी। प्रोविजन आपके इसके अंदर नहीं आ जाते हैं, ठीक है, कई बार। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक पॉइंट क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो मेरे लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यानी कि नोट बन गया, नोट क्या बना? सबसे पहले चेक ऑपरेटिंग साइकिल, चेक ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अगर ये 12 महीने से, ये आर जैसा लग रहा है, अगर ये 12 महीने से, अगर ये 12 महीने से कम है, ऑपरेटिंग साइकिल अगर 12 महीने से कम है, तो किसी भी चीज को करंट लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए आपको 12 महीने देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? 12 महीने। जिसकी ओर 2 हाथ होते हैं वो बड़ा होता है, तो यानी कि 12 बड़ा है और ऑपरेटिंग साइकिल छोटा है, ठीक है। तो आपको 12 महीने के हिसाब से डिसाइड होगा कि करंट लायबिलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 12 महीने से बड़ी है, जिसके शायद 2 हाथ है, तो ये ऑपरेटिंग साइकिल अगर हमारी 12 महीने से बड़ी है तो फिर करंट लायबिलिटी डिसाइड होगा ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे करंट लायबिलिटी डिसाइड होगा। बस इतना सा पॉइंट है कि अगर 12 महीने से कम है तो ऑपरेटिंग साइकिल को भूल जाओ, 12 महीने के बेस पर करंट लायबिलिटी डिसाइड होगी। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो फिर 12 महीनों को भूल जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से करंट लायबिलिटी डिसाइड होगी, ठीक है। छोटा सा तुरंत एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास यहां पे पीरियड गिवन है, ठीक है, और यहां पे आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल के मंथ गिवन है, ओके। यहां पर लेट सपोज कोई 13 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की है। ये आपके पास लेट सपोज यहां पर 11 महीना है, ऑपरेटिंग साइकिल यहां पर 9 महीने की है। यहां पे ये लेट सपोज 9 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 6 महीने की है। लेट सपोज अब यहां पर ये 14 महीने का है, ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 15 महीने की है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। या लेट सपोज एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 14 महीना और ऑपरेटिंग साइकिल हमारे पास हो जाएगी 9 महीना, ठीक है। तो अब क्या करें? तो देखिए, अगर मैं पहले केस को ध्यान से देखूं, पहले केस को मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं, तो भैया पीरियड जो मुझे दिया गया है वो 13 महीने का दिया गया है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल तो 12 महीने की है। तो अगर भैया ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की है और जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है कि 12 महीने से कम वाला करंट लायबिलिटी है, उससे ऊपर वाला नॉन करंट लायबिलिटी है, तो भैया ऑपरेटिंग साइकिल ही 12 महीने की है, 12 ही महीने, ये 12 महीने से ज्यादा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी हो गया,
ठीक है। अब 11 और 9, या नीचे लिख दूंगा मैं तो सही रहेगा, 11 और 9, 11 और 9 में क्या हुआ भैया, ये 11 महीने ऑपरेटिंग साइकिल से बड़ा है, तो मैं क्या कहूंगा, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको, क्या ये 12 महीने से ज्यादा है? नहीं। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है तो आपको 12 महीने देखना पड़ेगा, तो अब आपको किसको बेस मानना पड़ेगा? 12 मंथ को बेस मानना पड़ेगा। तो भैया ये 12 मंथ से तो कम है, तो इसको करंट लायबिलिटी लिखो, ठीक है। अब ये 9 महीने है, ये 6 महीने है, तो पॉइंट वही है कि भैया 9 महीने ही भले ही है, ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट 12 महीने का लगेगा, यानी कि इसके हिसाब से ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, भैया ये 14 महीने का है, ये 15 महीने का है, तो अब देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 15 महीने का है, परंतु हम तो 12 महीने से देखते थे, तो नहीं। रूल 2 याद कीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये ए रूल, ये बी रूल, ठीक है। तो रूल 2 क्या कहता है मुझसे? रूल 2 कहता है कि भैया अगर आप देखेंगे तो अगर 12 महीने से ज्यादा है तो चेक कीजिए क्या ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है, तो जी हां ज्यादा है, और ये कितना है? 14, तो उसके हिसाब से तो फिर ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो गया, तो इस पे 2 वाला रूल अप्लाई होगा, तो फिर क्या हो गया? ये करंट लायबिलिटी हो गया। अगर कोई 14 महीने है और ये 9 महीने है, तो भैया ये 9 महीने है तो फिर भी क्या कर सकते हैं, ये 12 से ऊपर चला गया, है ना। 9 महीने है तो हम 12 का चेक करेंगे, ये 12 से ऊपर चला गया, अगर ये 12 से ऊपर चला गया तो भैया ये तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। तो बस ये पॉइंट है, इससे अगर क्वेश्चन आता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बार जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको काफी बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इनफैक्ट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर जाएंगे तो वहां तो ऑपरेटिंग साइकिल देखनी पड़ जाती है, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। यही सेम करंट एसेट्स में भी है, तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो करंट एसेट्स में कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ओके, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो देखिए, शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स दैट करंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो भैया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? जो छोटे समय के लिए पैसे लिए गए हैं, है ना, जो कि 12 महीने के अंदर आप चुकता कर देंगे। तो लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के ऊपर, या फिर लोन्स फ्रॉम अदर पार्टी है तो इसके अंदर ही आता है, या डिपॉजिट्स हैं तो वो भी इसी के अंदर आते हैं, अदर लोन्स एंड एडवांसेस हैं तो वो भी इसी के अंदर आते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आपने 12 महीने से कम के अंदर का कोई भी बोरोइंग्स ले रखी है तो वो इसके अंदर आ जाएगी। ट्रेड पेबल्स, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसके अंदर आपको 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रेड पेबल्स में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होता है बिल्स पेबल और प्लस क्रेडिटर्स। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तब जाके आपके पास ट्रेड पेबल बनता है। 12 महीने के अंदर है, करंट लायबिलिटीज है। कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, 12 महीना ऑपरेटिंग साइकिल, और नहीं तो फिर नॉन करंट। फिर अदर करंट लायबिलिटीज में काफी सारी चीज आती है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, अमाउंट ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है जिसकी कोई मैच्योरिटी होने वाली है, तो भैया वो आपका नॉन करंट से करंट में आ जाएगा। जैसे डिवेंचर है, लेट सपोज अगर मुझे 25 जुलाई को करना है, 31 मार्च खत्म, तो अब इस साल तो ये करंट हो गया, तो यहां पर आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट डेट आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इज शोन एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट सच एज डिवेंचर रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। या फिर कोई इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड है, ड्यू भले ही नहीं है लेकिन एक्रू हो गया तो फिर आएगा। या इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रू भी है ड्यू भी है, पे नहीं किया तो भैया आएगा। या इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, या एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड, यानी कोई मनी आपको ज्यादा मिल गई है उसको आपको वापस करना है, तो ये तो भैया डेज के अंदर आ गया, है ना। हमको जहां तक है कि अगर हम एक्सेस मनी करते हैं तो 15 दिन के अंदर वापस करना पड़ता है ना, तो फिर ये आपको वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर ये आपको वापस करना है क्योंकि ये लायबिलिटी बन जाएगी। अब क्योंकि बहुत कम ड्यूरेशन है, तो मतलब महीने का भी कम टाइम लगता है, तो इसलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट करना पड़ेगा। कहां पर? तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, क्योंकि वो बोरोइंग के अंदर तो आ नहीं रहा, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी ऐसे प्रोविजन जो छोटे समय के लिए होते हैं, जैसे कि डाउटफुल डेब्ट्स हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास कोई भी प्रोविजन हो जाता है जो कि किसी भी चीज से ये बात पता चल जाती है कि ये जो प्रोविजन है वो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट एम्प्लॉइज बेनिफिट वाले भी जो प्रोविजंस होते हैं वो सब भी आपके यहीं पर आएंगे, या कोई भी प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, जिस भी टाइप का प्रोविजन है जिसकी ड्यूरेशन 12 महीने से कम है, तो फिर वो आपका यहां आ जाएगा। तो ये आपका होता है करंट लायबिलिटी। तो यहां से हमारी लायबिलिटी साइड हो गई कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? तो दीज एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 सब हेड्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसके अंदर क्या है भैया जी, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास 4 हेड्स हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या फिर अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है तो वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब जो मेन हेडिंग यूज होती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होती है एक तरीके से, क्योंकि हमने 11th पढ़ा हुआ है तो आपको फिक्स्ड एसेट्स से याद रहेगा। ठीक है, डन है। नाउ इसके अंदर फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये सारा जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास नॉन करंट एसेट आता है। याद रखिएगा, इसके अंदर हमारे पास 4 चीजें हैं। इसके अंदर मैं यहां 4 लिख देता हूं, हालांकि अभी हम अंदर देखेंगे भी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फिक्स्ड एसेट्स, इसके अंदर दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट इक्विपमेंट है, फर्नीचर फिक्चर्स है, कंप्यूटर्स है, जितनी भी चीजें, फर्नीचर्स है, ये हमारा बोर्ड है, सब हमारे लिए एक तरीके से टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल हो गया हमारे पास, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग, कॉपीराइट्स। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक कंफ्यूजन आता है, भैया अगर सॉफ्टवेयर लिखा है तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो ये इंटेंजिबल है, कंप्यूटर सिस्टम लिखा है तो यानी वो पूरा कंप्यूटर जो डेस्कटॉप होता है ना उसकी बात हो रही है। तो सिस्टम और सॉफ्टवेयर से कंफ्यूज मत होइएगा, सॉफ्टवेयर मतलब इंटेंजिबल है, सिस्टम मतलब पूरा डेस्कटॉप का सिस्टम है, तो वो आपके लिए टेंजिबल में आता है ना। कई बार बच्चे इस चीज से कंफ्यूज जाते हैं, तो आपको याद रखना है, यहां लिख भी देता हूं मैं, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपका टेंजिबल एसेट है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि भाई मैंने अपना एसेट बनाना स्टार्ट किया, अब बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है, थोड़ी बन गई है, पर मेरे लिए तो एसेट है ना, अब तो मेरे लिए वो वैल्यू क्रिएट कर रही है, जैसे जैसे पूरी होती जाएगी तो मेरे जो क्या बोलते हैं, जो हमारा टेंजिबल एसेट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, पर जब तक वो फुली फंक्शनेबल ना हो जाए तब तक मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो तब तक मैं उसको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर नहीं डाल सकता, टेंजिबल एसेट्स के अंदर नहीं डाल सकता। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर तो है ही, पर टेंजिबल एसेट्स के अंदर नहीं डाल सकता, पर तब तक वो मेरे लिए एसेट तो है, तो इसीलिए इसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ऐसे ही आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट है, यानी अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाने जाए तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी को कुछ बना नहीं है। अगर लेट सपोज आपने 30, 40, 50, 60% जितना भी कंप्लीट कर लिया वो आपके लिए एसेट ही तो हुआ है ना, बस वो अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको अलग से दिखाने हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, इन चारों को जब जोड़ते हैं तो हमारे लिए बन जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, चलो अब आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम किसी के शेयर्स, डिवेंचर्स खरीदते हैं लंबे समय के लिए, है ना, ताकि हमें लंबे समय में फायदा हो सके, तब तक हम बीच में इंटरेस्ट ले लेते हैं या डिविडेंड लेते रहते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपके लिए क्या हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लंबा समय यानी 12 महीने से ज्यादा। इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी पे कर सकते हो, किसी के इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हो, प्रेफरेंस शेयर खरीद सकते हो, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रस्ट, सिक्योरिटीज या डिवेंचर या बॉन्ड्स ले सकते हो किसी के, या म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। तो जहां भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो लंबे समय के लिए, तो वो आपके लिए आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि भैया जब ये पॉइंट चल रहा होता है तो आपको जो नोटिस करना वो ये है कि भैया किसी भी एसेट को जब आप खरीद रहे हो तो उसको आपने, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेफर्स टू लैंड एंड बिल्डिंग हेल्प फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल रेदर देन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस और सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है और उसमें आपका ऑफिस का वर्क चल रहा है तो फिर वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो आपका टेंजिबल एसेट के अंदर जाएगा, है ना, क्योंकि आप अपने स्टाफ्स को बैठा रहे हो, या फिर आपने सोचा कि यार ये फैक्ट्री खरीद लेते हैं और फैक्ट्री के अंदर हमारा काम चल रहा है, तो वो जो फैक्ट्री है वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, फिर वो फैक्ट्री आपके लिए एसेट हुआ। तो ये छोटू सा पॉइंट याद रखना है हमने को, ठीक है। या फिर आप रेगुलरली जमीन या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो ऐसे केस में फिर ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता है, फिर ये आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी जाती है, और फिर ये टेंजिबल एसेट भी नहीं कहलाता है। ये भी याद रखिएगा कि अगर आप खरीद बेच के लिए ले रहे हो तो ये तो आपकी कोर एक्टिविटी के अंदर हो गई, तो ये तो आपका रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि ये तो आपके लिए प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। तो छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया है
पर उस पर आप कुछ अपना काम कर रहे हो, अपना ऑफिस चला रहे हो, चाहे स्टाफ्स को बैठा रहे हो या आपकी फैक्ट्री खोल ली है, तो वो आपके लिए एसेट है ना, तो आपके टेंजिबल एसेट्स में चली जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगी। अगर आपने कोई ऐसा एसेट खरीदा है जिसको खरीद बेच कर रहे हो, तो भैया ना तो वो टेंजिबल एसेट है ना वो इन्वेस्टमेंट है, फिर वो रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगी। ठीक है, डन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं। देन डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है? कम्स इनटू फोर्स व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेट सपोज किसी साल हमारा टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ रही है, अकाउंटिंग इनकम कम आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसका अफेक्ट अगली साल आएगा। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक एसेट क्रिएट हो रही है, तो इसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलते हैं। ठीक है, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है और टैक्सेबल इनकम कम होती है, तो अगले साल हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अब की बार हमारे पास टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, तो एक तरीके से अगले साल हमें फायदा होने वाला है। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ऑल तो आपके लेवल पे तो नहीं है, बट फिर भी पता होना जरूरी है, क्योंकि किसी ने पूछ ही लिया भाई 12th पास की है, अच्छा सीयूटी का भी एग्जाम दे रहे हो, डेफर्ड टैक्स एसेट मालूम है कई होते ना मौज लेने वाले तो कम से कम वहां आपको पता तो होना चाहिए, है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर आपके पास क्या जाता है? कैपिटल एडवांस। इसको थोड़ा समझ लीजिए। एडवांसेस फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड कैपिटल एडवांसेस। दीज एडवांसेस आर नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश बट आर रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी आपने कोई ऐसा एडवांस दिया है जिसमें आप पैसा रिसीव नहीं करने वाले हो, कोई प्रोडक्ट रिसीव करने वाले हो, कोई भी एसेट रिसीव करने वाले हो, तो ऐसे एडवांसेस को कैपिटल एडवांसेस कहा जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में कुछ एडवांसेस हैं, जिसमें एक है कैपिटल एडवांस, जहां पे आपको कैश नहीं मिलेगा, कुछ वहां से कैपिटल नेचर का आइटम मिल रहा है। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो हमें पता ही है। आप लोग अभी तो शायद अभी छोटे होंगे तो पेरेंट्स के साथ रहते होंगे, धीरे धीरे जब आप हॉस्टल्स में जाएंगे या बाहर रहेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ जाती है। तो अगर आप वहाँ 1 साल से ज़्यादा रहने वाले हो, तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बाद में वापस होता है, कुछ कुछ पैसे कट कर, तो वो आपके लिए क्या है? एक तरीके का एसेट ही है। पर कैसा एसेट है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, जहाँ पे आपने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे हैं किसी को, है ना। या फिर जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अभी भी आप जानना चाहो तो आप अपने पापा से पूछ सकते हो, अगर आपने नहीं कराया होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जब कनेक्शन कराया जाता है तो वहां पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, कि कल को मान लो आप भग लिए तो वो वहां से पैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है। वैसे कनेक्शन के केस में ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो आपको हमेशा ही चाहिए, तो आप कहाँ भेज सकते हो सिक्योरिटी? कहीं नहीं जाती सिक्योरिटी, वापस लेते नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर लेट सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और वो घर आप बेच रहे हो, तो फिर तो कोई और यूज करने वाला है, तो होता नहीं है। लेकिन रियल केस में समझा जाए तो कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस भी होता है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 साल के ज्यादा होगा तो। नाउ अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स में जो बाकी चीजें बच गई, जैसे ट्रेड रिसीवल रिसीव्ड आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रेड रिसीवल है जो कि 12 महीने के बाद पे कर रहा है ना आपको पैसे, तो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। अभी तक आपने सोचा था यार ये करंट लायबिलिटी है, पर अभी तक पे ही नहीं हुआ, सॉरी करंट एसेट सोच रहे थे आप इसको कि यार पे कर देगा, 1 साल हो गए पे ही नहीं कर रहा, तो अब आप उसको कहां दिखाओगे? अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे, अदर करंट एसेट्स में दिखाओगे, नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि अब वो करंट एसेट्स नहीं होगा, नॉन करंट हो जाएगा। ठीक है, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। या फिर कोई अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस सच एज शेयर इशू एक्सपेंस दैट शैल बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नॉर्मली हमें ये पता है कि हम अब अमोर्टाइज्ड एक्सपेंस को डायरेक्टली ही रिटर्न ऑफ कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है, 12 महीने से ज्यादा हो गया है, तो आपके लिए वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगी। ठीक है, बेसिक रूल हमेशा याद रखिएगा, करंट एसेट नॉन करंट एसेट में इतना ही पॉइंट है, या करंट लायबिलिटी या नॉन करंट में इतना ही पॉइंट है कि भैया जी सीधा सा बात है कि अगर आप उसे 12 महीने के अंदर कर ले रहे हो तो करंट है, 12 महीने के बाहर कर रहे हो तो नॉन करंट है। एक ऑपरेटिंग साइकिल वाला पॉइंट अलग है, जिसमें कि ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर डिसाइड होता है कि करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी क्या बनेगा या कितने महीने पर बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? तो एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सैटिस्फाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वही क्राइटेरिया है, बस अब क्या है? पेमेंट की जगह अब हमें पैसा रिसीव होगा, तो रियलाइजेशन बढ़ जाता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल फॉर कंजम्पशन ऑफ द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी ये माना जा रहा है कि पैसा हमारा आ जाएगा या हम कंज्यूम कर लेंगे इसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। दिस इज हेल्ड फॉर प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। जाहिर सी बात है, ये जो यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं नॉर्मली ट्रेड के पार्ट का हिस्सा होती है, यानी परचेज सेल के हिस्से में ही कहीं ना कहीं होती हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। थर्ड पॉइंट वही है कि विद इन 12 मंथ्स होगा। फिर उसके बाद ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। अदरवाइज इस कंडीशन को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो भैया वो सब कुछ नॉन करंट में जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? सेम टू सेम है, वही पॉइंट है, तो वहां हमने पढ़ लिया, तो यहां जरूरत है नहीं। An operating cycle is the time between the acquisition of assets for the processing and their utilization of cash or cash equivalent, where the normal operating cycle cannot be identified. It is assumed to have a duration of 12 months.
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 12 महीने का ड्यूरेशन होता है। तो ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है, हमने वो भी देख ही लिया है कि कब 12 महीने से अगर ज्यादा है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल देखोगे, 12 महीने से कम है तो आप ऑपरेटिंग साइकिल नहीं 12 महीने को बेस लेकर चलोगे, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पर आती है प्रॉब्लम कि इन्वेस्टमेंट भैया वहां भी है यहां भी है, इसमें वर्ड लगा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट। तो वही बस डिफरेंस है कि भैया अगर 12 महीने के अंदर है तो यहां पर, अदरवाइज वहां पर। Current investments are those investments which are held to be converted into cash within a short period that is 12 months, ठीक है। तो 12 मंथ्स के अंदर अगर हम कैश कन्वर्ट कर ले रहे हैं कैश में इसको, तो ये हमारे लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एंड बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। अब आपको लगेगा है भैया कैसी बात कर रहे हो यार, यही तो वहां भी पढ़े थे। तो मैं वही बता रहा हूं कि सेम है, बस अंतर कहां है, ड्यूरेशन में। अगर 12 मंथ्स है तो भैया यहां पर है, 12 मंथ से ज्यादा है तो नॉन करंट में है। बात तो वही है, इन्वेस्टमेंट तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। वरना ये कंफ्यूजन आ जाती है कि हम कैसे पहचानेंगे भैया एग्जाम में अगर ऐसी लाइन लिखी हुई होगी। तो नॉर्मली आपको अगर ऐसी लाइन लिखी होगी, जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस है, गवर्नमेंट ट्रस्ट है, तो जाहिर सी बात है ये लॉन्ग टर्म के लिए ही जारी है। पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करेगा ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन पे आपको नजर रखनी है, ठीक है। चलिए, इन्वेंट्री दूसरा पार्ट है। इन्वेंट्री के अंदर आपके पास वो सारी चीजें हैं जो भी आपका नहीं बिका, या वो स्टॉक जो आपने अभी खरीद लिया है उसको प्रोसेस करेंगे और बेचेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है भैया, रॉ मटेरियल आता है, वर्किंग प्रोग्रेस आता है, फिनिश गुड्स आता है, स्टॉक इन ट्रेड। प्लीज इसको थोड़ा समझिएगा, स्टॉक इन ट्रेड में कई लोग कंफ्यूज आते हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बना बनाया माल खरीदना और बेचना। जैसे आपको पेंट देख रहे होंगे हार्डवेयर की शॉप्स में, आप सब बना बनाया आता है, वो बेचते हैं, बीच का प्रॉफिट का मार्जिन का कमीशन वो, या प्रॉफिट मार्जिन जो भी होता है उनका, वो उनकी अर्निंग्स होती है। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं, या फिर लूज टूल्स होता है ना, जो छोटी 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 चीजें बनती है, तो वो सारे आपके किसके हिस्से हो गए, इन्वेंट्री का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री तो आपकी करंट एसेट्स में ही आती है। नाउ ट्रेड रिसीवेबल, ये भी एकदम ट्रेड पेबल की तरह है, बस वहां पे पेमेंट की बात थी तो यहां पर हमें पैसे रिसीव होने वाली बात है। तो डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। प्लीज ये याद रखिएगा कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। भैया अगर मान लो कोई बीआर हमने साल भर का दिया, तो उससे ज्यादा का दिया तो भैया कोई लॉजिक नहीं लगाना है, भैया ये नॉन करंट है। कहां, तो अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बिल रिसीवेबल की मैक्सिमम जो है 90 है, कभी कभी 120 भी मिल जाती है, अदरवाइज तो 90 डेज ही नॉर्मली उसमें हो ही जाता है। तो ऐसे बहुत रेयर चांस है। बट लेट्स सपोज क्वेश्चन कही दे, तो अपने लॉजिक को रट की तरह नहीं रखना कि अरे बीआर हमने पढ़ा था करंट एसेट्स में, नहीं, बीआर हमने करंट एसेट्स में पढ़ा था, पर ड्यूरेशन से डिसाइड होगा कि इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यूज होता है। इसके अंदर कोई भी बैलेंस बैंक के साथ है, चेक इन हैंड है, या कैश इन हैंड है, या अदर कोई भी चीज है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। यहां पर एक लॉजिक आता है कि भैया जी अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओगे तो वहां आपको बताते हैं कि 3 महीने से कम अगर किसी की कन्वर्जन रेट है तो वो हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो यहां पर कई बार सवाल आता है कि भैया यहां पर 3 महीने है, अब ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी तो हमारे लिए एक तरीके से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकती है अगर ये 3 मंथ से लेस है। तो अगर ये 3 मंथ से लेस है तो करंट इन्वेस्टमेंट, तो जी हाँ, कई बार आप देखोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट 3 महीने से कम का है तो आप उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह सकते हो। भैया यहाँ 3 ही महीने क्यों है, क्योंकि चेक की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 90 डेज है। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कैश की तरह चाहो तो आप अभी निकाल लो, लेकिन उसमें 90 डेज है, तो आपके पास 3 महीने का एक तरीके से पीरियड है ना, 90 डेज का पीरियड आपके पास अवेलेबल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉइंट उठता है अगर आप बहुत ज्यादा डीप स्टडी करेंगे तब। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो 3 महीने से कम में ही अगर मैच्योर हो सकता है तो आप उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी रख सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसीलिए जब 12th लेवल होता है तो आपको कई क्वेश्चंस करके समझ में आया था, अच्छा इसको तो अपने को उसी में लेना है, इसको तो अपने को इसमें लेना है। जब तक वो कहे नहीं कि लेस देन 3 मंथ का मैच्योरिटी पीरियड है, तब तक आप उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं लोगे, तब तक वो आपके लिए करंट इन्वेस्टमेंट ही होगा, ठीक है। जब आप इसके अंदर ज्यादा डीप स्टडी करते हैं तब ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ओके, डन, बढ़े फिर आगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये हो गया पूरा। अब बचते हैं 2 आइटम्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वही जो छोटे समय के लिए अगर आपने दिए हैं तो जो कि विद इन 12 मंथ्स हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। तो यानी ऐसा कोई लोन जो आपने छोटे समय के लिए दिया है तो आपके पास यहां पर आ जाएगा, लंबे समय के लिए वहां पर आ रहा था। अदर करंट एसेट्स, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, तो जैसे अगर आपको याद होगा अदर करंट लायबिलिटी में आ रहा था, वैसे यहां पर है कि भैया कोई इंटरेस्ट अब आपको रिसीव होना था, नहीं हुआ, तो वो सब आ जाएगा। तो दिस इज एन inclusive heading which incorporates
current assets that do it into other assets category such as prepaid expense, dividend received, interest accrued on investment, advance tax या unamortized expense to be written off within 12 months from the date of balance sheet। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भैया जो प्रीपेड एक्सपेंस और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस इसका क्या रोल है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है कि आपने किसी खर्चे को जल्दी पे कर दिया, समय से पहले पे कर दिया, तो जाहिर सी बात है बाद में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए एक एसेट है। आपके पास एक राइट है कि भैया आपने पहले पैसे पे कर दिए, तो आप अगले से कहोगे ओ भाई पहले पैसे पे कर दिए, तुझ पर है सिर्फ मेरा हक, अब ये काम तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रिमिनरी एक्सपेंसेस अलग होते हैं। प्रिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो खर्चे किए गए हैं उसको आप प्रिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हो, तो वो आपको राइट ऑफ करने होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आपके हर ईयर हो सकते हैं, इस साल मैंने कोई एक्सपेंस पे कर दिया, अगले साल मैंने कोई और एक्सपेंस पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस हर साल हो सकते हैं। तो ये आपके ध्यान रखना है आपको कि अदर करंट एसेट्स में आता है, तो प्रीपेड एक्सपेंस और प्रिमिनरी एक्सपेंसेस में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एक पॉइंट की, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की। ठीक है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है भैया, आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब ये होता है आपको कोई पेमेंट करनी है, मगर वो पेमेंट करनी है वो आपको अभी नहीं पता, कोई इवेंट है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। यानी कि कोई फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर इवेंट है, अगर वो फ्यूचर इवेंट आपके अनफेवरेबल हो गया, अगर वो फ्यूचर इवेंट आपके अनफेवरेबल हो गया, या कोई भी इवेंट है वो आपके अनफेवरेबल हो गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो फिर आपकी लायबिलिटी रेज हो सकती है। यानी कि लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। अब लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, आपका कोई ऐसा केस चल रहा है, लेट सपोज एक केस मान लेते हैं, तो अगर वो केस आप हार गए तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पर अभी तो आप हारे नहीं हो, तो क्या भैया अगर मैं हारा नहीं हूं तो इसको मैं प्रोविजन ना बना दूं? तो देखिए, प्रोविजन उसका बनेगा जिसका कुछ बेस होगा। प्रोविजन किसका बनेगा, टैक्स लगता है आप कैलकुलेट करते हो तो प्रोविजन बनता है, डेटर होता है तो उस पर प्रोविजन बनता है, पर यहां तो अभी कुछ है नहीं ना, ये तो केस पर डिपेंडेंट है। तो अभी आपकी लायबिलिटी किस चीज पे ऊपर डिपेंड कर रही है, इस इवेंट के ऊपर। अनफेवरेबल है जो कि हो सकता है, तो आपको अपने यूजर्स को ये बात बतानी तो पड़ेगी ना कि भाई ये केस चल रहा है, अगर अपने फेवर में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो लायबिलिटी खड़ी हो सकती है। अब इसको बोला क्या जाए, तो इसी को बोला जाता है हमारे लिए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। यानी कि ये लायबिलिटी अभी कॉन्टिंजेंट है, डिपेंड कर रही है एक इवेंट के ऊपर। अगर वो मेरे अगेंस्ट चला गया तो गई भैंस पानी में और मुझे पेमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट नहीं जाता है तो मुझे पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो पर सिचुएशन तो अराइज हो गई है, चांसेस तो हैं, अगर ज्यादातर चांसेस होते हैं तभी आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में डालते हैं। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में फिर आपको उसे दिखाना पड़ जाता है कि भाई ये लायबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू कहा गया है। ठीक है, सेक्शन 129 में, ऑब्जेक्टिव्स में भी है ये। ठीक है, नाउ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज, जैसे क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। जैसे कि कोई क्लेम आया, कंपनी को पता ही नहीं था वो डेब्ट है, तो एक इवेंट हो गया, अब पता चल रहा है, कंपनी बुक चेक करी और ये और पेमेंट करनी पड़ेगी, तो फिर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आप दिखाइए। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक नॉट येट फॉर पेमेंट, हमने बिल डिस्काउंट करा लिया था लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो मुझे पता है कि भाई लायबिलिटी हो सकती है। वो जो 2 महीने का पीरियड होता है, जितना भी मंथ का पीरियड होता है, तो एक लायबिलिटी हो सकती है कि भैया पेमेंट करनी पड़ सकती है अगर ड्रॉई फेल हो गया तो। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि अभी प्रपोज किया गया है कि डिविडेंड हम इस बार इतना दे सकते हैं, फाइनल नहीं हुआ है, तो फाइनल नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए क्या बन गई, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो गई। जैसे ही शेयर होल्डर्स की आखिरी मोहर लग जाएगी, जनरल मीटिंग में तो डिसाइड हो गया है, उसके बाद जैसे ही मोहर लगेगी और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट शुरू होगा तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी और फिर ये हमारे लिए लायबिलिटी के अंदर चली जाएगी। गारंटी गिवन बाय अ कंपनी, कंपनी ने किसी को गारंटी दी है, अब वो फेल हो गया तो जाहिर सी बात आपको देना पड़ेगा। फिर अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, यानी कोई भी पैसा जिसके लिए कंपनी कॉन्टिंजेंटली लायबल है तो वो आपके कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांस है, तो आपको ध्यान रखना है। खासकर प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि प्रपोज डिविडेंड कौन सी लायबिलिटी है, तो ना करंट है ना नॉन करंट है, कॉन्टिंजेंट है। ठीक है, चलिए एक और चीज है, नॉर्मली ये बुक्स में कम ही है लेकिन फिर भी, कमिटमेंट्स। कमिटमेंट्स का मतलब है कि अगर कंपनी ने किसी को कमिटमेंट दे रखा है, बोल रखा है कि ये पेमेंट करेंगे, बोल रखा है कि पेमेंट करेंगे, तो ये वाली जो चीजें होती हैं
कि अगर जरूरत पड़ी तो पेमेंट करेंगे, यानी कि एक तरीके का कमिटमेंट दे रखा है। तो अगर कोई कमिटमेंट आपने दे रखा है कि भाई मैं हूं ना, मैं करता हूं, जैसे कई बार हम लेते हैं ना, गारंटी ले लेते हैं कि भाई ये पर्सन है, अगर इसने नहीं चुकाया तो मैं दूंगा, तो मेरा कमिटमेंट हो गया वहां पर। या फिर मैंने किसी से कमिटमेंट कर रखा है कि भाई इस टाइम तक मैं आपको पे कर दूंगा चीजें, तो मेरा कमिटमेंट है वहां पर। तो इस टाइप के जो एक्सपेंस आते हैं वो कमिटमेंट के अंदर आता है। हालांकि ये टॉपिक कोई मतलब बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो ये वर्ड है और कई बुक्स में है भी। तो अगर आपके पास वो बुक होगी तो आपको लगेगा यार ये छूट गया, तो ये भी हमने बता दिया। कमिटमेंट का बेसिक मतलब है कि आपने एक वादा दे रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट में अंतर है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एक सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि भैया अगर ऐसा हुआ तो मुझे पे करना पड़ सकता है। कमिटमेंट आपके प्रॉमिस है, ठीक है, आपका प्रॉमिस है, अभी कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, आपने वादा कर रखा है, पर जैसे ही कुछ भी ऐसा सिचुएशन आएगी तो आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो आप कमिटमेंट में इसको रखते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर जब देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट जब आएगा, तो उसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जज करेंगे। पर अब हमने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी है, तो थोड़े से दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो, कि आपके कितने आंसर सही रहे। हालांकि 2 ही है, तो दोनों में से जो भी सही रहा, नहीं रहा तो भी सच बताइएगा, और सही रहा तो खुश हो जाइएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आर शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर। एक्रूड इनकम कहां दिखाई देती है? क्या ये इन्वेंट्री में दिखाई देती है, अदर करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल में, या अदर नॉन करंट एसेट्स में? तो देखिए, एक्रूड इनकम नॉर्मली क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि साल भर के अंदर मिल जाएगा। अगर ये साल भर के अंदर मिल जाएगा तो ये हमारे लिए अदर करंट एसेट्स का पार्ट होती है। इन्वेंट्री का तो पार्ट ही नहीं होती, ट्रेड रिसीवेबल का तो पार्ट ही नहीं होती है। बचा क्या? अदर नॉन करंट एसेट। क्योंकि एक्रूड इनकम नॉर्मल वे में हम मान के चलते हैं कि ये 12 महीने से कम का होता है। अगर ये कहीं पर ये लिख दे कि स्टिल नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ्स, तो फिर आंसर हमारा ये हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, रट्टू नहीं मारना, अपने को याद रखना है कि 12 महीने का कॉन्सेप्ट चलाकर चलना है, ठीक है। तो अगर स्टिल नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ्स, तो फिर ये हमारे लिए नॉन करंट एसेट हो जाएगी। नाउ, अंडर विच हेड प्रपोज डिविडेंड इज शोन। देखिए, सवाल आ गया, अंडर विच हेड, अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सा हेड है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो इसी टाइप के आपके पास सवाल आएंगे। सवाल आपसे ये पूछ लेगा कि भैया जी एक बात बताइए, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कहां आता है? कहां आता है? तो याद रखिएगा, कहां आता है? अदर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा, सॉरी, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये किसके अंदर आता है? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। नॉन करंट लायबिलिटी है वो किसके अंदर आती है? तो भैया वो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, फिर ये आपको आंसर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 छोटे छोटे ही क्वेश्चन थे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। चलो, तो फिर लास्ट में निको भैया आते हैं और क्या कहते हैं? वो अपने सारे कमेंट्स से कहते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लविंग अस। आपका प्यार मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब बोर्ड के एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं, अब सीयूटी पे हमारी प्रिपरेशन है, यानी कि हमारा जो चिड़िया की आंख है वो सीयूटी का एग्जाम है ना। तो बस उसको भी अच्छे से निकाल लेंगे। फिर हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स। व्हाई? बिकॉज ये मोटो है, पर्सनल मोटो है कि आप मुस्कुराएंगे तो अगले को भी मुस्कुराने का मौका मिलेगा, इससे पॉजिटिविटी फैलेगी। और दुनिया में पॉजिटिविटी की काफी जरूरत है, क्योंकि हर कोई ये तो चाहता है कि कोई मुझे क्या करे? खुश करे, मेरी वाहवाही करे। बस हम जब देने की बारी आती है तो कंजूसी करते, तो हम वो नहीं करेंगे, है ना। हम मुस्कुराएंगे, मुस्कुराने का मौका भी देंगे, क्योंकि स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी, और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। तो चलिए फिर इसी थॉट के साथ टाटा बाय बाय।